नमस्कार दर्शकों, आज एक बहुत ही रोचक और बहुत ही ऐसे शानदार विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिनमें से आप में से बहुत से कम लोगों ने उसके बारे में सुना होगा और इसीलिए हमारा उद्देश्य भी है कि इस विषय पर आज हम चर्चा करें, आपको जानकारी दें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आपको मैं बताऊँगी। आज हम बात करेंगे जैव विविधता पर। जी हाँ, आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये जैव विविधता है क्या, इसके बारे में हमने इतना कम क्यों सुना है? प्रकृति बहुत ही नायाब है, इसके बहुत से रंग हैं, बहुत से रूप हैं जिनसे हम आज भी अनभिज्ञ हैं। बहुत से ऐसे रूप हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर हम आज बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक श्री तपेश झा साहब को और हमारे उप वन संरक्षक श्री पंकज राजपूत जी को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यों का देखरेख कर रहे हैं। तो सर, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शक लालायित हैं कि ये इस सब्जेक्ट पे वो जानकारी चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले झा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जैव विविधता है क्या? देखिए, नाम से तो जैसा है कि विविधता है और जैविक विविधता है जी, पर चूंकि जो प्रश्न आपने पूछा है और जो हमारे दर्शक हैं बहुत सारे, और आपने कहा जैसे कि बहुत सारे लोग भिज्ञ नहीं हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम जीते हैं, जिससे हमारा जीवन इतना सहज और सरल ढंग से संपादित होता है, तो उसके बारे में हम एक्चुअली कभी सोचना भी बंद कर देते हैं। तो जैव विविधता एक ऐसी चीज़ है जो कह रही है कि जीवन का एक मूल आधार है। इसके बिना शायद जीवन में न फसलें पैदा हो सकेंगी, न पशुपालन अच्छे से हो सकेगा, न मत्स्य पालन अच्छे से हो सकेगा, न हवा शुद्ध हो सकेगी, न इंसानी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकेगी, या इवन उनका सर्वाइवल और उनकी जीवन भी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। तो एक विविधता है जो आपस में निर्भर है, डाइवर्सिटी है जिसमें विभिन्न प्रकार के जैविक जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो आपस में एक दूसरे से निर्भर है। पशु पक्षी से खेती किस प्रकार निर्भर है, वनों से खेती का किस प्रकार से आदान प्रदान होता है और कैसे एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, और इंसानी ज़िंदगी इसके ऊपर, इन सब के ऊपर किस तरह से आधारित है। ये पूरा जो समग्र तंत्र है वो विभिन्न प्रकार की विविधताओं से बनता है। इसको दो लफ्ज़ों में अगर मैं थोड़ा सा और सहजता से बताना चाहूँ तो किसी कवि के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं कि कविताएं मर जाएं अगर विविधता ना हो, क्योंकि प्रकृति आधारित और विविधताओं आधारित इतनी कविताएं हैं, पशुओं पे, पक्षियों पे, विभिन्न प्रकार के रंगों पे। साइंस और विज्ञान के बहुत सारे जो हमारे दवाइयाँ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जो जितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं और इंडस्ट्रियल उत्पाद हैं, औद्योगिक उत्पाद हैं, वो ख़त्म हो जाए तो जैव विविधता वस्तुतः इस प्रकृति में ईश्वर की प्रदत्त वो वरदान है जो विभिन्न अवयवों को, जैविक उसको मिला करके और आपस में एक दूसरे के सामंजस्य और एक वसुधैव कुटुम्बकम का जो हमारा एक आधार होता है, शायद उसको भली भांति प्रैक्टिकल रूप से प्रतिपादित करता है। मैं उसको नॉन साइंटिफिक तरीके से इस तरह से डिफाइन करना चाहूँगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी। पंकज सर, आप छत्तीसगढ़ शासन के जैव विविधता बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उसके कामकाज का पूरा जिम्मा आप देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैव विविधता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, किसी भी दिवस को मनाने की आवश्यकता मूलतः इसलिए होती है कि कुछ लोग जुड़ें, कुछ सेलिब्रेट करें, और मुख्य रूप से इस प्रकार के जो दिवस मनाए जाते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि लोगों में एक अवेयरनेस आए, एक पर्सनल कनेक्ट हो, जिससे अगर वो किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो अगर उसके संरक्षण की बात होती है तो ज़्यादा क्लोज आ पाते हैं। तो जैव विविधता दिवस भी उसी प्रकार का एक दिवस है। सन 2000 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र ने ये डिसाइड किया था कि 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 192 देश हैं, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अब से मनाएंगे। 22 मई का एक विशेष उल्लेख है, चूँकि 22 मई सन 1992 में पहली बार इस संबंध में एक जो ड्राफ्ट था वो पारित किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा, और ये दिन उसके बाद से चुना गया। प्रतिवर्ष बहुत सारी ऐसी सेलिब्रेशंस होते हैं, आयोजन होते हैं, जहाँ पे हम लोग अवेयरनेस बढ़ाने के प्रोग्राम करते हैं। इसको मनाने के पीछे क्या कारण है? जैव विविधता दिवस जैव विविधता को सेलिब्रेट करता है, जहाँ एक और ये समझना आवश्यक है कि
किस तरह से जैव विविधता हमारे जो डे टू डे का लाइफ है, जीवन है, उसमें किस तरह से बसी हुई है, रची हुई है। दूसरी तरफ हमें ये जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है कि जैव विविधता का संरक्षण अत्यावश्यक है। आज की स्थिति में हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी घटनाएं डे टू डे बेसिस पे होती हैं या मिड टर्म लॉन्ग टर्म में होती हैं, और हमको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं शायद हमसे कुछ चूक हो रही है, और जो हमारी खुद की जिम्मेदारी है जैव विविधता के संरक्षण के प्रति, उसमें हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी हम लोग सतत रूप से, सजग रूप से निभाते रहें, ना केवल एक व्यक्तिगत रूप में बल्कि एक समाज के रूप में या फिर एक राष्ट्र के रूप में, और पूरे वैश्विक स्तर पर वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो वो जो जैव विविधता का संरक्षण का एक संकल्प लिया गया था वो संकल्प पूरा हो सकेगा। एक कॉलर लाइन पर है और वो इसी से संबंधित सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ ने बोला था। निर्मलकर जी, जी जी बोलिए। नमस्कार, राम राम, विशेषज्ञ मतलब भी राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी। सवाल है कि जैव विविधता दिवस में पर छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन ढंग से मनाए जाते और एक का योजना है वो हम लोग कौन ढंग से मिल सकते हैं? अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे। आपने बड़ा सहज और सरल प्रश्न पूछा है, और ये वाकई में इसका जवाब किसी भी नौकरशाह को या ब्यूरोक्रेट को, टेक्नोक्रेट को देना वो कठिन हो जाता है। लेकिन आपकी बात सही है। एक तरह से जैसे आप जो जानकारियों की बात कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, लीफलेट हैं, साहित्य हैं जो पब्लिश किए गए हैं, पर एक सहज सरल तरीका है। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के जो सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट है www.sbb.org, तो उस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बृहद पैमाने पे मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है NBA, उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो भी एक बहुत सहज सरल, उसमें डाउनलोडेबल फॉर्म में बहुत सारे जो आप मन डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में आप बात करे हो तो मैं बोला छत्तीसगढ़ी में जवाब बीच बीच में दे के कोशिश करूँ। तो ये आप ला काफ़ी कुछ जो है वो नेट पे, इंटरनेट पे दोनों के जो वेबसाइट है वो में उपलब्ध हो जाएगी। जो कार्यक्रम के जो बात होते, तो बहुत सारे कार्यक्रम सरकार जो चलाते, आप देखो राज्य के नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, आप मुख्यमंत्री जी के हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्कीम है वह ये जैव विविधता पे आधारित है बहुत कुछ। और उमा में आपको बहुत कुछ जो लिफलेट देखूँ तो आप समझ में आई कि एक जीवंत नाला, जीवंत बाड़ी और एक जीवंत घुरुआ और जीवंत गरुआ, जिनके एक डायनामिक होते, आपस में एक दूसरे से कैसे सामंजस्य होते, ओकरो बहुत सारे साहित्य उपलब्ध है। और मेरे ख्याल में पंकज जी, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? यस सर। इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो जिस प्रकार के आयोजन शायद हर वर्ष किए जाते थे जिसमें लोगों को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, कॉलेज के छात्रों को या फिर ग्रामीणों को, वनवासियों को साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाता था, और कुछ ना कुछ अवेयरनेस के कार्यक्रम होते थे, उनको बताया जाता था कि किस प्रकार से जैव विविधता पे हम आधारित हैं और जैव विविधता हम पे आधारित है। हम पूरी तरह से जैव विविधता का हिस्सा हैं, हम अपने आप को कभी सेपरेट मान ही नहीं सकते। उस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे इस वर्ष वो किया जाना संभव ही नहीं है। तो एक नोवल इनिशिएटिव लिया गया था, इस बार शुरू किया गया था कि यही अवेयरनेस का जो काम है, बच्चों को सजग करने का, उनकी संवेदनशीलताओं को साथ में जोड़ने का जो काम है, वो क्यों ना ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाए। लगभग 10-15 दिन पहले एक ऑनलाइन प्रतियोगिता लॉन्च की गई थी जिसका विस्तृत प्रचार प्रसार किया गया था, तो चैनल्स पे भी उसको एडवर्टाइज़ किया गया था, जिसमें बच्चों के निबंध, उनके द्वारा खींची गई फोटोग्राफ्स, उनके द्वारा बनाई गई चित्रकलाओं को आयोजित किया गया था। हमारी आशा से भी बढ़कर लगभग 10,000 विद्यार्थियों ने, छात्रों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसके रिजल्ट आज आफ्टरनून तक अनाउंस होंगे। और इतनी सुंदर कृतियाँ आई हैं कि उसको देख के असंभव हो जाता है कि कैसे उसको जज किया जाए। साथ ही उसको देख के ये भी लगता है कि हम लोग कई बार कम आकलन तो नहीं कर रहे हैं, हमारे छात्र ऑलरेडी इतना ज़्यादा सजग हैं और इतना विस्तृत और संवेदनशील तरीके से सोच रहे हैं कि शायद हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे कहीं ज़्यादा सजग निकलने वाली है। एक और कॉलर लाइन पर हैं पंकज जी, हम देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ मैडम जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांसा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी जी मानवेंद्र जी, पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरा है कि हम जैव विविधता की रक्षा कैसे कर सकते हैं और इसका पालन नहीं होगा तो इसका क्या क्या घातक परिणाम हो सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल किया है आपने मानवेंद्र जी। और सर बताइए इनके सवाल का जवाब। सर आप दोनों से ही हम जानना चाहेंगे। मैं शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल सर। मानवेंद्र जी, जैसे मैंने अब शुरुआत में भी, अगर आप देख रहे होंगे प्रोग्राम को, तो मैंने कहा था कि जो हमारी पारंपरिक जीवन शैली है, हमारी जो छत्तीसगढ़ की भी जो परंपरा है, अगर आप उन परंपराओं को भी गौर करेंगे और उन परंपराओं का हम अगर अच्छे से पालन करें, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके,
आंवला नवमी होती है, चैत्राई होती है, हमारे विभिन्न प्रकार के देवगुड़ियाँ होती हैं, हमारे बहुत तरह के शरणा क्षेत्र हैं, हमारे बहुत बड़ी परंपराएं हैं, गोंचा पर्व है। आप विभिन्न प्रकार के आयोजन और उत्सवों को एक बार नजर मारिए। आज ही जैसे बट सावित्री, आज बट बट की सावित्री पूजा है। हो अब रही बट सावित्री को ही आप देखेंगे तो एक बट का वृक्ष है, एक जैव विविधता को पोषित करने वाला। सिर्फ बट का वृक्ष नहीं है, उस बट वृक्ष के साथ में आप देखेंगे कि उसके जो फल हैं उसके पक्षियों का आश्रय है। एक पक्षी का आश्रय नहीं है, बहुत सारे पक्षियों का आश्रय। तो यदि हम इन परंपराओं को, मूल भावनाओं को समझ करके हम बड़ की रक्षा करते हैं, बट सावित्री से हमारी महिलाएं उनकी रक्षा करती हैं, वो ढूंढती हैं। गोंचा का पर्व मनाया जाता है बस्तर में, जहां तुपकी चलाई जाती है, उसकी जो बांस का तुपकी होती है और माल कांगनी पेंग बीज का गोली होती है ना, वो भी दोनों एक जैव विविधता है। माल कांगनी जो उसके औषधि गुण बहुत सारे हैं। इन परंपराओं में अगर आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं, तो हमारी हर परंपरा कहीं ना कहीं जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ी हुई है। हमारे जो लोकल खान पान है, यदि आप देखेंगे हमारे पारंपरिक व्यंजन होते हैं, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, और भी देश के आप देखेंगे, उन खान पान की आप वेराइटीज को देखेंगे। कुल्ती है, हिरवा है, वो खाने से किडनी का हमारा एक पारंपरिक मान्यता है। कोदो है जो हमारी मान्यता है। तो इस तरह के जो पूरे जो लोकल हमारा खान पान, उसकी वैरायटी है। आप एग्रीकल्चर वैरायटी पे जाइए, हमें जो हमारे जो स्थानीय प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार की, उन सबको सहेज के संरक्षित करके करना है। लालच हमेशा, ग्रीड जो कहते हैं, उत्पादन की जो दौड़ है, उस उत्पादन की दौड़ में कई बार जैव विविधता को नष्ट होने के कगार पे हमने मानव समाज ने पहुंचाया है। अच्छे उत्पाद लाना है, मोनोकल्चर पे चले जाते हैं, एक प्रकार की वैरायटी का धान लगाते हैं, लेकिन देर सबेर जो जैव विविधता है वही बचाती है। क्योंकि अगर वैरायटी रहती है तो एक कीड़ा दूसरे फसल पर नहीं आ पाता है, लेकिन एक ही जैसा अगर फसल रहेगी तो वो तेजी से इफेक्ट होगा। ये पूरे गांव वाले सब जानते हैं। तो एक तो तरीका हमारा यह है कि जो हमारी पारंपरिक ज्ञान है, उस ज्ञान को हम समृद्ध करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, जैसे नरवा गुरुआ बाड़ी जो हमारे प्रदेश की एक योजना है, और साइंटिफिक तरीके से उसको जो संरक्षित करने के, उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए कुछ। पंकज जी, इस पे आप अगर प्रकाश डालना चाहें, जो अपने संरक्षण संवर्धन के लिए जी सर, क्या क्या काम हो रहे हैं इस दिशा में? दो बातें हैं, स्थानीय स्तर पे क्या काम हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे क्या कार्य हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कार्य हो रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे इनफैक्ट इसको थीम से कनेक्ट करेंगे, हर वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की एक थीम होती है। इस वर्ष की थीम है कि हमारे जो समाधान है, जो समस्या है जैव विविधता के कम होने की, उनकी समस्याओं के समाधान प्रकृति में खुद ही मौजूद हैं। और आई थिंक अगर हम उसमें देखेंगे तो शायद इनवर्ड्स लुकिंग की बात होती है। तो अगर हम अपने अंदर देखेंगे, अपने आसपास सराउंडिंग प्रकृति में देखेंगे, तो ज़्यादातर समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। कुछ समय पहले अभी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, पर्यावरण कार्यक्रम जो होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी जो समस्या है, उसके 1/3 सॉल्यूशंस आसानी से अपने आसपास की प्रकृति में ही मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कथन है उनके द्वारा। एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। एक ग्रेट ग्रीन वॉल करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है अफ्रीका में, हिमानवेन जी। उसमें क्या है, ऊपर की स्थिति में आपने कभी नक्शे में देखा होगा, अफ्रीका का जो ऊपर का हिस्सा है, सहारा का डेजर्ट है, वो डेजर्ट धीरे धीरे फैल रहा है। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी कुछ वैश्विक समस्याएं हैं जिन पे किसी इंडिविजुअल का व्यक्तिगत रूप से कंट्रोल नहीं होता है, और काफ़ी सारे कारणों से वो डेजर्ट फैल रहे हैं, वो मरुस्थल जो है वो नीचे की तरफ फैल रहा है। उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और बाकी कुछ संस्थाओं का मिलकर एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आप समझिए पूरे महाद्वीप में एक दीवार बनाई जा रही है, पौधों से मिलकर एक दीवार बनाई जा रही है, ताकि ऊपर का जो मरुस्थल है, जो रेतीली हवाएं हैं, रेतीली आंधियां हैं, वो नीचे की तरफ ना आए, नीचे की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको खराब ना करें। तो ये समाधान हम लोग अपनी प्रकृति में ही खोजें कि क्या है। सीधे प्रकृति क्या करती है, हर जगह जहाँ पे पेड़ होते हैं, इस तरह के मरुस्थल को या इस तरह की बंजर भूमि को बढ़ने से रोकती है। वो समाधान सीधे सीधे देखते हुए वहाँ इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आज हम बात करते हैं, अम्फान नाम से एक चक्रवात आया हुआ है। उस चक्रवात को अगर हम देखेंगे तो उस चक्रवात को क्या होता था, क्या चक्रवात पहले नहीं आते थे? हमेशा आते थे। लेकिन जो अपना तटीय क्षेत्र है देश का, उस तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव नाम से एक प्रजाति होती है। उसकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, नमकीन पानी में होता है, और वो मार्शी लैंड में, वो दलदली भूमि में बुरी तरह अच्छे से गहरा धंस जाता है। वो इस तरह से धंसा होता है कि जब तेज़ हवाएं आती हैं तो उन हवाओं के प्रभाव को धीमे कर देता है। वो जो तेज़ पानी की लहरें आती हैं, उन लहर के जो प्रभाव है उनको कम कर देता है। तो अगर हमारे पूरे तटीय क्षेत्र में वो मैंग्रोव हर तरह लगा हो, हर जगह लगा हो, तो शायद आने वाले चक्रवातों का जो प्रभाव है, जो तेज़ आने वाली चक्रवात के साथ आने वाली जो पानी की लहरें हैं, उन लहरों को रोक सकता है, उन हवाओं को रोक सकता है, और जो जितनी हानि शायद ऐसे चक्रवातों से होती है वो शायद कम हो सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति और उससे जुड़े हम लोगों को बचाने के लिए ये जो विविधताएं हैं ये काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। एक और कॉलर लाइन पर है, हम बात करेंगे उनसे, सवाल पूछेंगे। हेलो।
हाँ, मैं हितेंद्र दीक्षित कोरबा से बोल रहा हूँ मैम। जी जी हितेंद्र जी पूछिए हेलो। अपना सवाल। जी आपकी आवाज आ रही है। मैं हितेंद्र दीक्षित कोरबा से बोल रहा हूँ। जी मेरा प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बचाने के किस स्टेज पे है। दूसरी चीज, यहाँ पे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, तो हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जी जी दोनों सवाल आपके बहुत ही प्रासंगिक हैं आज के समय को देखते हुए। झा सर आपसे पहले हम पूछना चाहेंगे। प्रश्न यक्ष होते हैं अनुराधा जी, जी और उत्तर देने के लिए युधिष्ठिर चाहिए होता है। और बड़ा प्रश्न बहुत विकट पूछा उन्होंने, व्यवहारिक पूछा है। सर एक तरह से आप पितामह की भूमिका में हैं, क्योंकि मैं वन विभाग का सारा दारोमदार मैं अभी आप लेकर के आप यहाँ पर हैं। शासकीय जो हमारी योजनाएं होती हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, और उस हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो दो चीज़ें पूछी, एक तो उसके पहले से भी जुड़ा हुआ है, मानवेंद्र जी की भी जो बात थी कि सहज का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं व्यवहारिक तौर पे छत्तीसगढ़ में हम कैसे कर सकते हैं। दीक्षित जी ने उसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछा, और ये भी पूछा कि विकट परिस्थिति है, कट रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं। सर दर्शक बहुत जागरूक हैं सर, बचा नहीं जा सकता उनके। प्रणाम है, और मैं बिल्कुल, और ये हमको जागरूक रखता है जी। तो दर्शकों की जागरूकता, तो पहला जो उनका प्रश्न का उत्तर आपने दिया कि जितना जागरूक जनता होगी उतने ही जागरूक उसको योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले के साथ काम कर सकते। तो पहला तो दीक्षित जी इसमें जो है वो मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर बहुत जो उसका सार दिया वो अनुराधा जी ने दिया कि दर्शक जागरूक हैं, लोग जागरूक अगर हैं तो सहेजना और संरक्षण करना आसान हो जाता है। जो दूसरा अगर उसको जाएं कि हम उसमें एक नागरिक क्या कर सकता है, एक नौकरशाह क्या कर सकता है, एक तकनीकी दृष्टिकोण से रखने वाला वैज्ञानिक क्या कर सकता है, एक किसान क्या कर सकता है, तो इसमें सबकी भूमिका है जी। और ये सबकी भूमिका को समावेशित करने का जो दारोमदार होता है वो हमारे पॉलिसीज में होता है। तो यदि हम अपने प्रदेश की नीति देखें, देश की नीति देखें, तो ये नीतियाँ जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनती हैं। बहुत सारे एक्ट और कानून होते हैं, उनका पालन करना विभिन्न प्रकार के हम लोगों की जवाबदारी होती है। तो एक संरक्षण करने के लिए एक जागरूक सिविल सोसाइटी, जागरूक समाज जो इस तरह के प्रश्न उठाए, इस तरह की दिक्कतें हो तो उनको एक क्वेश्चन करें। दूसरी जो इसमें चीज होती है, जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, बहुत सारी शासकीय योजनाएं हैं, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, तो उनको जन जन तक पहुंचाना और उसका क्रियान्वयन करना। मानवेंद्र जी ने पूछा हम क्या कर सकते हैं। हम अपने गांव में यदि हम पंचायत की हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं, मनरेगा है, उस सब में अगर हम वृक्षारोपण के, और एक तरह के वृक्षारोपण नहीं, हम सिर्फ अपने लाभ कमाने का वृक्षारोपण नहीं, जो पक्षियों को भी फल दे सके, जो जंगली जानवरों को भी उनके खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सके, यहाँ तक कि चींटी के लिए भी जो, या दीमक के लिए भी जो एक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा सके, ऐसे हमारे अगर हम वनस्पतिक आवरण को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं में वैसी स्कीम लेते हैं तो एक हम इस तरह से सह सकते हैं। जो हमारे कटाई की जो बात की, निश्चित रूप से हम अगर अपने दारोमदार को वनों पे कम करें, ईंधन का प्रयोग जो है उसको हम स्थानीय स्तर पर, मैं स्थानीय स्तर पे बता रहा हूँ क्योंकि उनके प्रश्न बड़े लोकल हैं, तो उन दारोमदार को हम दबाव को कम करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, सौर ऊर्जा की योजनाएं हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जागत स्रोतों की योजनाएं हैं, जो हमारी नरवा गुरुवा घुरवा बाड़ी स्कीम को अगर आप देखेंगे तो जो घुरवा है, वो घुरवा जो है वो खाद की स्कीम है, और एक तरह से समझिए कि आप पूरे जो वेस्टेज है और सैनिटेशन है, उस सैनिटेशन और स्वच्छता का जो अंतिम परिणाम है वो खाद के रूप में सामने आना है। यदि हम उस सबको आत्मसात करें इस नारे को गांव गांव में, जन जन में, शासकीय योजनाओं के साथ में, तो जैव विविधता का एक समझिए माइक्रोब्स जिसको कहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और वो घुरवा में पनपते हैं, वही डिकम्पोज करते हैं, तो उनका जो उपस्थिति है वो पूरे गांव को न सिर्फ जैव विविधता को संरक्षण करती है, बल्कि वो पोषित करती है एग्रीकल्चर को, वो पोषित करती है मत्स्य पालन को, वो पोषित करती है हमारे गरुआ को। इसी प्रकार हम जितने उपक्रम वन के होते हैं, उन उपक्रमों में हमारा जो ध्यान है, यदि हम उसमें तुरंत उसकी सूचना दें, रिपोर्ट करें, क्योंकि इसके जो लीगल पहलू होता है, तो एक कानूनी दायरा जो होता है, उस कानूनी पहलू को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ से कानूनी प्रावधानों को लागू कर, प्यूनिटिव मेजर जिसको पनिशमेंट या दंडात्मक जो प्रावधान होते हैं, लेकिन उस तक जाने के पहले यदि जागरूक समाज विभिन्न योजनाओं को, बाड़ी योजना है, मुख्यमंत्री बांस विकास योजना है, हरियाली प्रसार योजना है, एविफोना की योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर में कृषि की बहुत सारी एल्गी की योजनाएं हैं, खाद निर्माण की योजनाएं, ये सारी योजनाओं को अगर हम देखें, और सब पे बहुत सारे शासन ने छूट, प्रावधान और प्रोत्साहन के इंसेंटिव भी दे रखे हैं। यदि हम सबको जागरूक पे इसमें हम जागरूकता के साथ लागू करें, और जहाँ कहीं हमारे शासकीय सेवकों की कमी होती है उसको ध्यान में लाएं और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो हम इस तरह से प्रभावी ढंग से स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को न सिर्फ संरक्षण समर्थन कर सकते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर भी हम स्थानीय स्तर पर प्रदान कर सकते हैं।
पंकज सर, आप इस बोर्ड से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जैव विविधता के कामकाज आप देख रहे हैं, तो आम लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जैव विविधता पर। तो पंकज सर, हमारी बातचीत चल रही थी, चूंकि आप इस कामकाज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं शासन की योजनाओं से, तो आम लोगों को किस तरह से इसमें जोड़ा जा रहा है और किस तरह से उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है? बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, बट इससे जो पिछला प्रश्न था उससे मेरा कुछ भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हैं और मैं बताना चाहूँगा। जहाँ हम जैव विविधता दिवस के सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें हैं, ना केवल हम एक दूसरे को, समाज को, विद्यार्थियों को, सबको जागरूक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। हम अगर इनवर्ड्स लुकिंग देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं, झांक के देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में और भारत में एक ऐसा राज्य है जो नेचुरली जैव विविधता का संरक्षण करता रहा है। हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो वनवासी मित्र हैं, उनकी जीवन शैली में ये चीज़ें पहले से वो ताना बाना अच्छे से मिला हुआ है। उनको पता भी नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं। नरवा गुरवा गरवा बाड़ी की बात हुई है। हम देखते हैं बाड़ी योजना, हमारे किसान भाई, हमारे वनवासी भाई अपने पीछे, घर के पीछे बाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं जो सिर्फ उनके बाड़ी में लगाने के कारण संरक्षित हो रही हैं। 40 प्रकार की भाजियाँ होती हैं छत्तीसगढ़ में। ये भाजियाँ होती हैं, ऐसी बहुत सारे कांदे होते हैं जो जिनके बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ होते हैं, जो अदरवाइज शायद ख़त्म हो गए होते, क्योंकि वो घर में लगाए जाते हैं या फिर जंगल से लाए जाते हैं। हमारे जो वैद्य हैं, जो बहुत सारे ऐसे बीमारियों का इलाज करते हैं, सिर्फ जंगल से प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली औषधि से, कई बार वो दूसरी दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं जो उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः जो जंगल में पाई जा रही हैं उनको लाते हैं। तो जब उनका रोजगार जुड़ा होता है जंगल से लाई जाने वाली उस औषधि से, तो उनका पूरा प्रयास रहता है, और ना केवल उन वैद्यों का प्रयास रहता है, उनके आसपास जो समाज उनसे जुड़ा है उनका पूरा प्रयास रहता है कि हमको वो औषधि सतत रूप से जंगल में मिलती रहे। तो एक भावना आती है कि हाँ, वो जैव विविधता का संरक्षण होता रहे, वो काम मुझे मिलता रहे। बात आपने जैव विविधता बोर्ड की थी। जैव विविधता बोर्ड का जो गठन हुआ था वो एक स्पेसिफिक अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, उसके अंतर्गत हुआ था। और हमारा पूरा उद्देश्य होता है जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करना। छत्तीसगढ़ राज्य में उसी से संबंधित जैव विविधता नियम 2015 बनाए गए थे। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, जैसे सर ने बोला कि सहज शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य है आज की स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक जनपद पंचायत में, प्रत्येक जिला पंचायत में एक जैव विविधता समिति का, प्रबंधन समिति का गठन करना। वो गठन लगभग हर जगह किया जा चुका है। वो गठन करने के पश्चात हमको जितने जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, उन सदस्यों को पूरी तरह जैव विविधता संरक्षण से जोड़ना है, और उसको जोड़ने के लिए शासन की एक स्ट्रक्चर्ड योजना है।
जिसमें लोक जैव विविधता पंजी जिसको कहा जाता है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, नेशनल स्तर पे ये काम चल रहा है, वृहद स्तर पे ये काम चल रहा है। इसमें क्या होता है जी, किसी ग्राम पंचायत की जो सीमा है, जो परिसीमा है, उसके अंदर पाए जाने वाली सभी जैव विविधताओं को, उस जैव विविधता में हम खाली वृक्षों की बात नहीं करते हैं, हम लोग कई बार मैं वही आपसे पूछने वाली थी बिल्कुल कि ये जैव विविधता में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया बड़ा जाता है। अच्छा और फिर से बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है आपका कि इसमें खाली वृक्ष नहीं होते हैं। सर ये सवाल थोड़ा सा इस तरह का है कि इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो थोड़ा सा विस्तारित है। इसके पहले हम बात करते हैं, कॉलर लाइन पर है, हम पूछ लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं हमसे। हेलो हेलो जी जी बोलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम उमेश कुमार निषाद ग्राम। जी नमस्ते मैडम। जी जी नमस्ते निषाद जी, पूछिए आपका सवाल। उमेश कुमार निषाद ग्राम तेनुभाड़ा मगवा जिला धनराज से बोल रहा हूँ जी। हाँ, जैव विविधता से हम किसानों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसको कैसे अपना सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, मेरा अगला सवाल यही था, आपने पूछ लिया। जी जी सर, किसानों को क्या क्या लाभ हो सकता है? मुझे किसी शायर का शेर याद आ गया जी कि चमन में इख्तिला के रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात। तो जब तक विविधता नहीं रहेगी, और उसको मेरे ख्याल से निषाद जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ग्रामीण परिवेश से वो हैं और धमतरी जैसी जगह से वो बात कर रहे हैं। धमतरी बहुत अच्छी धान की उपज का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, डेयरी में और दुग्ध पालन में उसकी बड़ा नाम है। अगर आप देखेंगे तो ये सब कुछ विविधताओं पे ही आधारित है। जितने तरह की धान की वेराइटीज़ हैं, हर धान की जो वेराइटी है वो हर वेराइटी किसी न किसी औद्योगिक रूप में, खाद्य रूप में विशेष प्रकार के, और छत्तीसगढ़ तो प्रसिद्ध ही है धान की किस्मों के लिए। अब उनका जो जहाँ तक ये है कि हम छत्तीसगढ़ में अपने किसानों को क्या लाभ है। यदि विविधता नहीं रहेगी तो वो मेरे ख्याल से किसान भली भांति जानता है कि अगर वो खेती करता है तो वायरस के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खरीदता है, कभी बैक्टीरिया लग जाता है, कभी वायरस का इन्फेक्शन आ जाता है। अब अगर आप गौर करेंगे तो फल नहीं आते, फिर आप तितली, क्योंकि तितली मर गई है, अगर तितली नहीं है आपके खेत में और परागण करने वाले यानी बीज को एक तरफ से दूसरे जगह लाने वाले अगर वो जंतु नहीं है, पशु पक्षी, मधुमक्खियां नहीं है, तो निश्चित रूप से किसान की जो उपज है वो मार खाएगी, किसी भी प्रकार की उपज मार खाएगी। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मधुमक्खी जो अगर खत्म हो जाए तो शायद 1 साल में 4 साल में पूरा धरती से जीवन खत्म हो जाएगा। तो किसान के जो जैव विविधता का लाभ है कि जैव विविधता से लाभ है कि उसकी पूरी उपज जो है वो न सिर्फ कृषि उत्पाद की विविधता पर निर्भर है, बल्कि आसपास के पशु पक्षी पर निर्भर है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को अपना भोजन बनाते हैं। आसपास के सरीसृपों पर निर्भर है, जो चूहे जैसे रोडेंट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा करके फसलों को बचाते हैं। एक तरह से जो आपने कहा जैव विविधता से किसानों को क्या लाभ है, ये मुफ्त के सेवक हैं। जो जैव विविधता है वो किसानों की, आप समझिए कि उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता जी, और वो फसलों की देखभाल मुफ्त में करते हैं। जो पशु पक्षी हैं वो कीट पतंगों की देखभाल करते हैं। जो कीट हैं, छोटे छोटे कीट हैं, वो भी बेकार नहीं है, वो भी फसलों के बालियों से एक तरफ से परागण को दूसरे परागण में ला करके और उसको पल्लवित करके और पुष्पित करके और फिर फल और उपज प्रदान करते हैं। तो अगर सहज शब्द में किसान को क्या लाभ है, जैव विविधता से लाभ की बात नहीं, जैव विविधता तो जीवन का आधार है, लाभ तो दूर की बात है, पहले तो जीवन का आधार ही जैव विविधता है। तो किसान के हैसियत से अगर आप सोचें तो मैं सीधे फसल को मैंने कहा, उस फसल में बाकी के भी जो मॉइस्ट हैं, गेंगड़ुआ पहले जिसको हम गेंगड़ुआ बोलते थे अपने यहाँ, जो उसको वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और आजकल घुरुआ कार्यक्रम में, नरुआ घुरुआ बाड़ी कार्यक्रम में, घुरुआ में बड़े पैमाने पर वन विभाग जो है वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए की खाद बनाने का काम कर रहा है। ये केंचुआ एक नेचुरल किसान है, पहला हल है, वो प्रकृति का पहला हल है। तो अगर वो ना रहे तो फसलों में कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, जमीन कितनी क्षरण हो रही है, ये किसान भाई से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानते हैं। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और केमिकल्स हम कंट्रोल करते हैं, नाला जहरीला हो जाता है। वहाँ के जो मत्स्य पालन करने वाले भाई हैं उनके रोजगार पर असर पड़ता है, क्योंकि मछलियाँ खत्म हो जाती हैं। तो जितनी विविधताओं को हम संरक्षित करके रखेंगे अलग में, उतना ही हमारी फसलों का उत्पाद सुदृढ़ होगा, हमारा लागत का खर्चा कम होगा। ये एक पारंपरिक रूप से जानी बुझी बातें हैं, और जैसे मैंने कहा शुरू में कि हमारी परंपराओं में है, हमारे रिचुअल में, हमारे त्योहारों में इन चीज़ को बार बार रेखांकित किया जाता है कि हमें इसका बचाव। यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आप देखेंगे समाज के गोत्र,
कोई मरकाम गोत्र लिखते हैं, कोई टोपो गोत्र लिखते हैं, और हर गोत्र का एक भूमिका है, वो मूल रूप से किसी न किसी जैव संसाधन पे जुड़ी हुई, कोई कछुए से जुड़ी है, कोई बैल से जुड़ी है, कोई हिरण से जुड़ी हुई है, कोई साल वृक्ष से जुड़ी हुई है, कोई हमारे जैसे यहाँ बूढ़ा देव का वृक्ष साजा कहते हैं, साजा को बूढ़ा देव का वृक्ष माना जाता है, वृक्ष से जुड़ा हुआ। तो हमारे हर देवी देवता गोत्र, हमारे पूर्वज को हम एक किसी जैव उससे उत्पाद से मानते हैं, और इन विविधताओं के साथ ही हम गांव में आपस में जीते हैं। विभिन्न समाज के लोग होते हैं और कितने सवाद्र से रहते हैं, वो भी एक विविधता का आधार है। जी जी। और उसी प्रकार से प्रकृति में जब तक विविधता रहेगी, सब पल्लवित होंगे, सब पुष्पित होंगे और सब पनपेंगे। यदि किसी एक को हमने डोमिनेट करने की कोशिश की और बाकी को हटाना चाहा बिना सोचे, तो वो विविधता खत्म होने से हमारा अपना जीवन जो है वो खत्म हो जाए। सर, एक तरह से देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो यहाँ के जो नागरिक हैं वो जैव विविधताओं के साथ जीने के आदी हैं और उन्हें पसंद भी है। सर, आप चर्चा कर रहे थे कुछ बातों को लेकर के, आपसे हम जानना चाहेंगे। सर ने जो बहुत ही सहज शब्दों में बात बताई है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। ये रियल इंसिडेंट है, कोई एनेक्डोट नहीं है। चीन में एक गाँव था, उस गांव में बहुत सारी कुछ चिड़िया रहती थी और उन गांव की जो फसल वहाँ पे उगाई जाती थी, वो चिड़िया उन फसलों में से वो कुछ फसल खा जाती थी। तो एक बार एक रिसर्च संस्थान से रिसर्च करने वाले कुछ एक टीम आई, उन्होंने देखा और गांव वालों को सुझाव दिया कि ये चिड़िया आपके यहाँ से इतना सारा फसल खा जाती है, लगभग 15% का लॉस इससे आपको होता है। तो अगर आपके यहाँ पे किसी किसान के यहाँ पे 1 क्विंटल की फसल होनी थी तो 85 किलो की ही फसल सिर्फ हो रही है, वो 15 किलो चिड़िया उसको खा जा रही हैं। तो गांव वाले सोचिए तो बड़ा नुकसान की बात है, फिर क्या किया जाए, क्या इसका इलाज है। तो जो शोधकर्ताओं की टीम थी, यंग टीम थी, उन्होंने बोला कि हाँ, एक काम करते हैं, चिड़ियों को सबको पकड़वा देते हैं। तो चिड़ियों को मारा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन चिड़ियों को पकड़वा के वहाँ से बहुत सारी बड़ी मात्रा में चिड़ियों को पकड़वा के कहीं इधर उधर भेज दिया गया। अगले साल की जो फसल हुई वो आधी हो गई। क्या हुआ, उसमें जितने कीट पतंगे थे जिनको वो चिड़िया वहाँ पर रहती थी और वो कीट पतंगों को खा जाती थी, वो कीट पतंगों ने उस आधी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। तो देखने की बात यह है कि अगर जैव विविधता ना होगी तो कितना नुकसान हमें पहले से हो जाएगा। जैव विविधता के होने से, सिर्फ एग्जिस्ट करने से वो नुकसान। सर, आपके कहने का सार यह है कि हमें ज्ञान भी होना चाहिए कि जैव विविधताओं से हमें क्या क्या लाभ मिल रहा है, सीधे मिल रहा है। एक और कॉलर लाइन पर है सर, हम बात करेंगे उनसे। हेलो जी। हेलो मैडम, नमस्कार। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुटकू बिलासपुर। जी पटेल जी, नमस्कार। भगत राम जी, बताइए आपका सवाल क्या है। दोनों मेहमानों को मेरे तरफ से नमस्कार। जी, मैं ये जानना चाहता था कि जैव विविधता जो है उसका हमारे द्वारा पालन भी हो, और दूसरी चीज आप लोगों के द्वारा हमारे लिए ऐसा कौन सा मार्ग प्रशस्त है जो चाहे वो किसान हो या कोई वर्ग की हो, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लाभ ले सके। ये दोनों प्रश्न के जो जवाब है जानना चाहते हैं सर लोगों से। जी जी भगत राम जी, कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम आपके सवाल पे ही चर्चा कर रहे हैं, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो, लेकिन फिर भी हम इस पे चर्चा जारी रखते हैं और आपकी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। सर बताइए। मेरे को ये जानने की जरूरत है कि हम किसानों के लिए हमारे लिए कौन सा ऐसा मार्ग ज्यादा प्रशस्त है। जी 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 बिल्कुल। मैं आपके प्रश्न को इससे जो पिछले कॉलर थे उनके प्रश्न से जोड़ूंगा, और जो मैडम का प्रश्न था कि जैव विविधता बोर्ड किस तरह से इसमें काम कर रहा है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, लोक जैव विविधता पंजी को बनाने की बात हो रही थी। ये ऐसा अभिलेखन है, ऐसा संधारण है जिसमें एक पंचायत के क्षेत्र में जितनी भी जैव विविधता मिलती है, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, चाहे वो झाड़ियों के रूप में हो, चाहे वो कीट पतंगों के रूप में हो, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में हो, चाहे वो वायरस के रूप में हो, चाहे वो वहाँ पे की उगाई जाने वाली धान की फसलों की जो वैरायटी है उसके रूप में हो, या फिर धान की फसलों में लगने वाले जो कीट पतंगे होते हैं उनके रूप में हो, उन सभी का एक अभिलेखन किया जाए जिससे ये क्लियर हो जाए कि वहाँ पे इतनी जैव विविधता पाई जाती है और आज की स्थिति में वो चीज़ वहाँ पे पाई जाती है। कल के दिनांक में या परसों के दिनांक में अगर कोई कॉमर्शियल वाणिज्यिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनी आती है और वो कंपनी गांव से, चाहे गांव के जंगल से, उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र के जंगल से, या फिर किसी किसान के खेत से कोई ऐसी चीज़ लेके जाती है जिसके माध्यम से वो मानते हैं 5 रुपए का कुछ सामान लेके जाती है और 50 रुपए का वो सामान उसमें वैल्यू एडिशन करके, ऑफ कोर्स उनका रिसर्च उसमें रहेगा, बड़ी मेहनत रहेगी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होंगे, और 50 रुपए का कोई वो सामान बेच देती है। क्यों ना उस 50 रुपए में से कुछ हिस्सा वो जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को मिले, या फिर इस संबंध में जो जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाई गई है उस समिति को मिले, ताकि उन समिति को सीधे सीधे दिखे, उन समिति के सदस्यों को और गांव वालों को सीधे सीधे दिखे कि हमने वो जो जैव विविधता का संरक्षण किया था, वो जो छोटी सी औषधि उस गाँव के, उस पंचायत के क्षेत्र में थी, उस पंचायत के क्षेत्र से चूंकि वो संरक्षित थी,
कोई बड़ी फार्मा कंपनी या कोई दूसरी कंपनी उसको लेके गई और उसका मुनाफा हमको मिला, तो उस जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वो लगातार प्रेरित होंगे। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसपे एक बहुत विस्तृत काम चल रहा है। लगभग सभी जिलों में इस पे काम चल रहा है। लोक जैव विविधता पंजी को निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जहाँ तक किसानों के सीधे सीधे लाभान्वित होने की बात है, थोड़ा सा सोचने की बात होगी कि माने हम लोग अगर पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक धान की प्रजाति उगाने लगे, बड़े बड़े हर्ष का विषय है ये। मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में 29,000 धान की प्रजातियाँ अभिलेखित की जा चुकी हैं। इतनी प्रजातियां छत्तीसगढ़ में होती हैं, राइस बाउल ऑफ द कंट्री कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ को, इस इलाके को। और इतनी सारी जो प्रजातियां हैं उनमें विविधताएं हैं, और विविधताएं होने का सीधा फायदा ये होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा लोकस्ट का अटैक हो गया, टिड्ढों का अटैक हो गया, और एक प्रजाति के ऊपर, किसी एक प्रजाति के ऊपर उन्होंने पूरा तोड़ के अटैक कर दिया। मेडागास्कर में आपने कभी सुना होगा लोकस्ट का बहुत फ्रीक्वेंट अटैक होता है और कुछ प्रजातियों को पूरा पूरा खत्म कर देता है। मतलब वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों या खरबों की संख्या में वो आते हैं। भगवान ना करे अगर किसी दिन कुछ ऐसा होता है या कोई ऐसी महामारी हमारी फसलों को लगती है, छत्तीसगढ़ में जितनी अलग अलग धान की प्रजातियां हैं, वो हो सकता है किसी एक प्रजाति को नुकसान करें, दो को नुकसान करें, लेकिन हमारे पास चूंकि इतनी प्रजातियां हैं, हमारे पास खाने के लिए फिर भी धान रहेगा। पंकज सर, मुझे लगता है कि हमारे जो किसान हैं वो एक साधारण किसान होने के साथ साथ वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं। वो आगे बढ़ने की एक उसके जज्बे के साथ वो काम करते हैं अपना। तो मुझे लगता है कि जो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र, जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास, जितनी जागरूकता हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका भविष्य बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक और कॉलर लाइन पर है, हम बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सबों का नमस्कार करना चाहता हूँ। जी जी नमस्कार। इससे पहले मैंने कॉल किया था लेकिन नर्वस हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने कॉल किया हूँ कहीं। जी तो आपका स्वागत करते हैं हम। उमाचंद जी, बिहार से आपने फोन किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप अपना सवाल कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जी 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 जी। तो मेरा सवाल यह है कि जैव विविधता के संबंध में जो कार्य चलाया जा रहा है, पंचायत स्तर तक इसका कार्य आ चुका है, लेकिन फिर भी जो है इसमें देख रहे हैं कि जो है कार्य बहुत धीमी गति से चल रही है। तो इसलिए जो है मैं खुद इसमें आगे आके काम करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ संपर्क करूँ, किससे जुड़ूं कि जो है मैं भी इसमें अपना योगदान दे सकूं। जी जी। आप कृषक हैं, किसान हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट होते हुए इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। सर बताइए, चूंकि ये बिहार से हैं तो हम किस तरह की जानकारी इन्हें दे सकते हैं? देखिए, बिहार तो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखिए तो सभ्यता का मूल गढ़ रहा है जी। मगध पाटलिपुत्र की तो पूरी कहानियों से हमारी शुरुआत होती है जी। और निश्चित रूप से उतने वहाँ से उनका एक फ़ोन आया और उनका कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी परंपरा के अनुसार एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उमाकांत जी जो है वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें क्या करना, मुझे क्या करना है ये बताइए। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है जिस दिन सोसाइटी इस ढंग से पूरी सोचने लगी। तो मैं इसमें दो पहलू पे बोलना चाहूँगा, शायद दूसरे पहलू पे पंकज बहुत अच्छे से उसको बता पाएंगे। पहला पहलू जो मैं कहना चाहूँगा वो ड्यूटी और कर्तव्यों से संबंधित है, जो संविधान के भी हमारे दायित्व होते हैं, नागरिक के मूल कर्तव्य होते हैं। उन मूल कर्तव्यों में आप देखेंगे वो संविधान ही कहता है कि हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का संरक्षण करे, पल्लवन करे और पोषित करे। जैसे मैंने कहा कि परंपराएं होती हैं, हर एक अपनी ये परंपराएं हजारों साल से यूं ही नहीं हुई हैं। इन बहुत सारी परंपराओं को हम उनके दुर्गुणों के कारण हमने त्यागा भी है, लेकिन बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो वास्तव में जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से उमाकांत जी अपने सिविल सोसाइटी के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पे या ऐसे संगठन के माध्यम से इसके बारे में बैठकें करके आसपास के जितने उनकी दायरा हो उस दायरे में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चला सकते हैं। नंबर एक, शासकीय योजनाओं से इतर की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद आगे जो स्कीम्स हैं उसमें पंकज जी से मेरी आग्रह रहेगा कि उसमें वो विस्तार से बताएंगे। स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं। एक भारत सरकार की ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होती है, उसमें पैराटॉक्सोनॉमिक्स के हैं, बी कीपिंग के हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें एक कोर्स जैव विविधता के अभिलेखन का भी है। वो एक 3 महीने या 4 महीने का, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो होते हैं। मैं स्टूडेंट की हैसियत से उनके अगर प्रश्न का उत्तर दूं तो विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स को जो कि साइंस बैकग्राउंड के हों 10th 12th में,
बायोलॉजी के बैकग्राउंड के हों या बायो साइंस से या उसके, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करके उस सर्टिफिकेशन कोर्स से एक पूरी महारत हासिल कर सकते हैं कि जो जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार से जो PBR का अभिलेखन करना है, और उससे वो समझ सकते हैं कि जैव विविधता का महत्व क्या है, अभिलेखन कैसे किया जा सकता है, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे की जा सकती है, और उसके आधार पे जो अभी पंकज जी बता रहे थे, हम अपना क्लेम और हमारा दावा बड़े बड़े कंपनियों पे कैसे कर सकते हैं कि हमारी पंचायत से अगर कोई सामग्री गई है और उसका एक लाभ औद्योगिक रूप से कोई बड़ी संस्था ले रही है हजारों करोड़ों का, तो उसमें जो शेयर हमारा 1% 2% का जो जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत बनता है वो कैसे वापस आ सकता है। ये सब के लिए एक पूरे सिविल सोसाइटी की तरह से वो काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहाँ तक शासकीय योजनाओं में शामिल होने का प्रश्न है, तो ऐसी कोई भी योजना, बिहार की बहुत सारी योजनाओं की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में हम कहें अगर नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, हम इन 4 ही स्कीम की अगर हम बात करें, इनको ही अगर पूरा नागरिक समाज सफलतापूर्वक अगर अपने अपने स्वेच्छा से इसको लागू करे सरकार के साथ सहयोग करके, तो आप देखिए कि नरवा माने एक नाला, बहता पानी, उसका संरक्षण मॉइस्चर देगा, मॉइस्चर बहुत सारे वेजिटेटिव उत्पादों को देगा, बहुत सारे वानस्पतिक उत्पादों का जो संदर्भ और उनका जो संबंध है वो विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों से है, उनका चिड़ियों से है, पशु पक्षियों से है। तो एक नरवा जो है सफल नरवा, वो खाली पानी नरवा नहीं है जिससे सिंचाई करने की बात हो रही है, ये नरवा अपने आप में एक जैव विविधता के प्रसार में, प्रचार में, संरक्षण में और पनपाने में बहुत बड़ा एक अपनी भूमिका अदा कर सकता है। गुरुआ पे जाइए, विभिन्न प्रकार के पशु जो होते हैं हमारे यहाँ, वो ग्रास कंट्रोल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत बार हमारे विभिन्न प्रकार की वीट प्रजातियों के कंट्रोल करने में पशु समुदाय की भूमिका रहती है। जैसे उन्होंने कहा अगर एक ही पशु है, एक ही प्रकार की घास पे वो निर्भर करेगा तो पूरी वो खत्म हो जाएगी। विभिन्न प्रकार का जो दायरा होता है, कोई तनों पर निर्भर होता है, कोई पत्तियों पर निर्भर करता है, कोई ब्राउजिंग एनिमल है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो है उससे जंगल और वनस्पति का आवरण भी समृद्ध रहता है, और पशुओं के भी विभिन्न प्रकार के जो वेराइटी और वो लाभ देते हैं। तो गरुआ अपने आप में सिर्फ गरुआ गौठान नहीं है, गौठान के साथ एक पूरी हमारी जो पारंपरिक तंत्र रहा है छत्तीसगढ़ का, और मेरे ख्याल से हर समाज का, हर राज्य में, हर जगह, और वो हर जगह अपनी उन परंपराओं को गौर करें और उसको लागू करें, तो बहुत कुछ ये संवर्धन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। घुरुआ पे आइए, घुरुआ और कुछ नहीं, जो माइक्रोबियल साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो माइक्रोब जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका प्रबंधन है, कचरा और कुछ नहीं है, सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रबंधन साइंटिफिक दृष्टिकोण से, उसे हमारी परंपराओं में घुरुआ के रूप में, वेस्टेज को एक जगह रखने के रूप में, कंपोस्ट के रूप में, नाडेप के रूप में, परंपरागत रूप से हम अपने सैनिटेशन और स्वच्छता के साथ करते हैं। वो एक जैव विविधता के संरक्षण का होगा। अगर वो समृद्ध है तो हमारे यहाँ के कचरे को विघटन होने में, अपघटित होने में, खाद में परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। वहाँ एक भूमिका हमारे एक जागरूक युवा समाज उसको कर सकता है। हम बाड़ी की बात करें, बाड़ी एक वैरायटी का केंद्र है, सिर्फ एक फसल नहीं, विभिन्न प्रकार के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आप अगर कैलेंडर देखेंगे, हर कैलेंडर में हर एक त्यौहार है, और हर एक त्यौहार में हर एक देवता है, और हर देवता को अर्पण करने के लिए एक विशेष प्रकार का उत्पाद है। मेरे ख्याल से महिलाएं तो बहुत अच्छे से इसको जानती हैं कि एक हल षष्ठी होगी तो इस प्रकार का उत्पाद बनेगा, कोई और दूसरा त्यौहार होगा तो किस प्रकार का उत्पाद बनेगा। उस दृष्टिकोण से क्या होता है, हमारे यहाँ एक्चुअली जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा जैव विविधता को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती रही हैं। और हमारे यहाँ तो चूंकि बिहार उतना वन क्षेत्र नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों की तो परंपरा ही पूरी जैव विविधता के संरक्षण पर है। तो एक भूमिका जो होगी, इन परंपराओं को देखें, शासकीय योजनाओं को देखें, और उसमें एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से जो उसमें जागरूकता में और प्रचार प्रसार फैलाने में आप मदद कर सकते हैं, वो होगा। हम इन योजनाओं को अगर भली भांति लागू करने में सरकार का साथ दे दें तो शायद बहुत। पंकज सर, इस पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर और लाइन पर है, हम देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ हेलो जी, बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम शिवराम साहू है, कबीरधाम जिला से बोला था। जी जी शिवराम जी, पूछिए अपना सवाल। शिवराम साहू जी, सवाल पूछिए। मोर सवाल ये है कि जैव विविधता के इसका फायदा लेने के लिए कबीरधाम जिला में किससे मिलना होगा, इसे कहा। अच्छा, पंकज सर आप बताइए। बिल्कुल, एक आप कृषक हैं शिवराम जी? ठीक है। किसी भी ज़िले में, छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले में आज की स्थिति में अगर आपको जैव विविधता से सीधे सीधे जुड़ना है तो आप सीधे सिर्फ अपने पंचायत से संपर्क करें, या फिर आपका जो संबंधित वहाँ का जो वन रक्षक हैं, या फिर जो आपका परिक्षेत्र कार्यालय है, रेंज ऑफिस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है कि आपके ग्राम की जो जैव विविधता प्रबंधन समिति बनी है, वो बन चुकी है हर जगह पे, उनमें कौन कौन व्यक्ति हैं,
उनके साथ मिलके आप अपनी मासिक बैठक करेंगे। उस बैठक में आप मिलके आप गांव वाले स्वयं डिसाइड करेंगे कि अपने गांव की जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे करने वाले हैं। हमारे गांव से अगर कोई बड़ी कंपनी कोई दवाई बनाने के लिए कोई उत्पाद लेकर जाती है तो हमें उसको जैसा मन हो वैसे लेके जाने देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मानते हैं किसी वर्ष अचानक से कोई बड़ी कंपनी डिसाइड करती है कि हमको बहुत सारा च्यवनप्राश बनाना है और वो बहुत सारा च्यवनप्राश बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आंवला की आवश्यकता है और चांस की बात है, मानते हैं उदाहरण के तौर पे कि आपके गांव में बहुत सारा आंवला है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वो कंपनी कहती है कि हम आपको बहुत बड़ी मात्रा में दे देंगे, आप एक काम करो जल्दी से पूरा का पूरा आंवला तोड़ के ले आओ, हमें दे दो। आपकी जैव विविधता प्रबंधन समिति ये डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी कि क्या हमको इस तरह से पूरा का पूरा आंवला उनको दे देना चाहिए। अगर आपके यहाँ से कोई मूसली निकाल के कोई दवाई अगर बनाती है कोई बड़ी कंपनी तो क्या, और वो कंपनी मान लेते हैं किसी एक वर्ष में मूसली की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बोले कि आपके गांव में जितनी या आसपास के जंगल में जितनी मूसली है वो सब हमको निकाल के दे दो, तो क्या आप उसको पूरा पूरा निकालने देंगे? वो आपकी जो प्रबंधन समिति है वो निर्णय लेगी कि नहीं, अगर हमने पूरी पूरी मूसली निकालने दिया तो अगले साल मूसली नहीं आएगी, अगले साल हमें कुछ नहीं मिलेगा, उससे अगले साल हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो प्रबंधन करने का तरीका है वो आपके गांव के वैद्यों के साथ मिलके, आपकी जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है उसमें पहले से कुछ वैद्य या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानकार होते हैं, उनके साथ मिलके आप निर्णय लेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि क्या कितनी मात्रा में उसको ले जाना उचित होगा। एक सिंपल सा उदाहरण ये रहा। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं। जी सर, बिल्कुल। शिवराम साहू जी कवर्धा से हैं। जी। मेरा ऐसा सिंपल एक कहना होगा, सबसे पहले अपने को संपर्क करने की आपने बात की, किससे संपर्क करें। मुझे लगता है आप गांव के जितने सियान मन के मन होते हैं वो मन लो पहली संपर्क करो। कावर दादी मन लो दीदी मन जो होते हैं जो अपन बुजुर्ग सियान मन वो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा चिंते हैं कि काय चीज़ ला खत्म होते गाँव में और काय चीज़ ला बचा कर रखना जरूरी है। तो पहला संपर्क मोर ख्याल में वो मन लगना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, हम जैव विविधता दिवस मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो थीम है हम देखें अगर इसको जी, हर चीज़ का सोल्यूशन इन नेचर, जी, प्रकृति में हर चीज़ का समाधान है। आज हम जिस विकट दौर से गुजर रहे हैं और सौभाग्य से अगर हम देखें तो हम जिस प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, हालांकि पूरा देश की बात हो रही है, ये तो विषय पूरे विश्व का विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर आप परिदृश्य देखेंगे तो छत्तीसगढ़ परिदृश्य में ये विकट महामारी की स्थिति में बहुत कुछ नियंत्रित रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं, मैं ये इसको साइंटिफिक तौर पर नहीं कहता, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं, हमारे तौर तरीकों, हमारे पारंपरिक ज्ञान, हमारी जो जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है उसकी भी कहीं ना कहीं एक भूमिका इस नियंत्रण में देर से फिर सामने आएगी। तो मेरा इसमें संदेश नहीं, आग्रह है, अनुरोध है कि जिस जागरूकता से ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा कौंधते रहें समाज के दिमाग में, हमेशा दौड़ा के रखें सारे सरकारी अधिकारियों को। इन प्रश्नों से आपने आज थोड़ा हमारे दिमाग को दौड़ाया, आप भौतिक रूप से दौड़ाते रहें। और जो प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, जैसे हमारे प्रदेश की नरवा गरुआ घरुआ बाड़ी है, उसको गौर से समझें, देखें, उसके मूल मंत्र को देख के उसको गांव-गांव में अगर उसको लागू कर दें इसकी और उसको आप साथ करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सर, बहुत अच्छी बात कही। और पंकज सर, मुझे भी लगता है कि आप झा सर के बातों से इत्तेफाक रखते होंगे और ये जो संदेश और ये जो आग्रह है हमारी जनता के लिए, ये वाकई बहुत ही कारगर साबित होगा। तो साथियों, आज हमने बात की जैव विविधता पर और आप समझ ही गए होंगे कि जैव विविधता से हमारा जो सरोकार है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके महत्व को समझिए, इस दिशा में काम कीजिए और इसे अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़िए। अगले किसी भी कार्यक्रम में आपसे किसी और विषय पर ऐसे ही सार्थक चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने विशेषज्ञों को धन्यवाद देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और साथियों, नमस्कार।